हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि लगभग सभी अनाजों, फलों, सब्जियों में कार्बन तत्व पाया जाता है। इसके अलावा चाय, कॉफी में भी कार्बन तत्व पाया जाता है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कागज, प्लास्टिक ये अन्य सभी पदार्थ भी कार्बन के स्रोत हैं। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी कार्बन के स्रोत हैं। लगभग सभी दवाइयों में कार्बन तत्व पाया जाता है। अब जितने भी पदार्थ मैंने आपको बताए, इनमें मैंने कहा कि कार्बन तत्व उपस्थित है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहां केवल कार्बन है, ऐसा नहीं है। यहां कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी हो सकते हैं, परंतु इनमें कार्बन अवश्य है, यह कहा गया है। आइए बच्चों, अब इस कार्बन की उपस्थिति की बात करते हैं कि यह कार्बन तत्व होता कहां है। कार्बन तत्व दो रूपों में पाया जाता है, एक मुक्त अवस्था में और एक यौगिक के रूप में। समझ आई बात? कार्बन एक तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है और एक यौगिक के रूप में पाया जाता है। मुक्त अवस्था का क्या मतलब है? मुक्त अवस्था का मतलब है कि उस पदार्थ में केवल और केवल कार्बन है। कार्बन के अलावा उस पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ नहीं है। यौगिक का मतलब है कि कार्बन अन्य पदार्थों के साथ उस पदार्थ में उपस्थित है। ये जितने भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरफ, ये सभी कार्बन के यौगिक रूप के उदाहरण हैं। आइए एक उदाहरण से इस बात को और अच्छे से समझते हैं। आपने चौक का नाम सुना हुआ है। चौक में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 है, यानी इस पदार्थ में कार्बन के अलावा दो अन्य पदार्थ और भी हैं, एक कैल्शियम है और ऑक्सीजन भी है। यानी यह जो रूप है कार्बन का, यह कौन सा रूप है? यौगिक रूप है। मुक्त अवस्था में कार्बन यानी केवल कार्बन के रूप में तीन पदार्थों में पाया जाता है। पहला डायमंड, जिसे आप क्या कहते हो? हीरा। दूसरा ग्रेफाइट, जिसे हिंदी में भी ग्रेफाइट ही कहा जाता है। आपने पेंसिल में इसे अवश्य देखा होगा। और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, यह नाम सुनने में थोड़ा अटपटा है और बहुत बड़ा भी है, परंतु यह भी कार्बन की मुक्त अवस्था का एक रूप है। यानी कार्बन इस अवस्था में पाया जाता है इस पदार्थ के अंदर। यह हाल ही में इसका आविष्कार हुआ है, तो यह नया पदार्थ है, आपको जरूर याद रखना है। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके बहुत डिटेल में इसी लेसन के जो नेक्स्ट वीडियोज आने वाले हैं उनमें पढ़ने वाले हैं। ये पूरा लेसन कार्बन की जो है इन फॉर्मों के ऊपर रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं इस बारे में कि क्या कार्बन वायुमंडल और भूपर्पटी में मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए, कार्बन वायुमंडल में लगभग 0.03% के आसपास मिलता है और भूपर्पटी में इसकी मात्रा थोड़ी सी वायुमंडल के मुकाबले कम है, यानी 0.02%। आ जाएगी बात समझ में? यहां से क्या समझ आया कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा इतनी है 0.03 और भूपर्पटी में मात्रा 0.02% है। वायुमंडल में जो कार्बन मिलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड रूप गैस के रूप में होता है ज्यादातर। भूपर्पटी में मिलने वाला कार्बन जो है वह फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन के रूप में भी हो सकता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम। आ जाएगी बात समझ में? दूसरा, भूपर्पटी में मिलने वाला जो कार्बन है वह बाइकार्बोनेट के रूप में भी हो सकता है, कार्बोनेट के रूप में भी हो सकता है, या इसके अलावा पेड़ पौधों, लकड़ियों, घास फूस या कार्बोहाइड्रेट इन अन्य पदार्थों में भी हो सकता है। आइए अब इस बारे में चर्चा करें कि यदि कोई आपसे यह पूछे कि किसी पदार्थ में जो कार्बन दिया हुआ है उस बात को प्रूव करना हो कि इसमें कार्बन है, तो आप उस व्यक्ति को या उस पदार्थ को कैसे प्रूव कर पाओगे कि इसमें कार्बन है। देखिए, यदि किसी पदार्थ में कार्बन है
तो जब हम उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। यदि किसी पदार्थ में कार्बन है, उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने का मतलब है उसको जलाते हैं, तो उस दौरान कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब मैं लाइम वाटर के ऊपर से गुजारता हूं, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब यह लाइम वाटर प्योर होता है तब यह कलरलेस यानी रंगहीन होता है। जब इसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाएगी तो यह रंगहीन लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की। मिल्की का मतलब है दूधिया। इसका दूधिया होना इस बात का प्रमाण है कि किसी पदार्थ में कार्बन उपस्थित है। तो कोई आपसे पूछे कि किसी दिए हुए पदार्थ में कार्बन है या नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसको किसके ऊपर से गुजारेंगे? लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की। मिल्की मतलब दूधिया। यह इस बात का प्रमाण है कि उस पदार्थ में क्या उपस्थित है? कार्बन उपस्थित है। वायुमंडल व भूपर्पटी में इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद कार्बन एक इंपॉर्टेंट तत्व है, या यूं कहिए जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसको हम एलिमेंट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। एलिमेंट ऑफ लाइफ यानी जीवन देने वाला तत्व है ये। आइए एक मॉडल की सहायता से इसकी संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। कार्बन एक अधातु है। कार्बन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द कार्बो से लिया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कोयला। एक कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 होता है। किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक का सीधा सा मतलब है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 6 है। और यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही परमाणु कण नाभिक में उपस्थित होते हैं। इस बात की अब आप मॉडल के अंदर देखिए। इस मॉडल में यह ब्लैक दिखाई देने वाला हिस्सा इस परमाणु का नाभिक है, और यहां दिखाई देने वाले दो परमाणु कण, एक और एक, ये दो परमाणु कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इनकी संख्या कितनी कितनी होने वाली है कार्बन के अंदर? 6 और 6 होने वाली है। किसी उदासीन कार्बन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षों में पाए जाते हैं। कक्ष उस जगह को, उस रास्ते को, उस पथ को कहा जाता है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस परमाणु के अंदर यानी इस मॉडल के अंदर आप इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और कक्ष जो हैं उनकी संख्या 2 है। पहले कक्ष का नाम K है और दूसरे कक्ष का नाम L है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अगले कक्ष में, क्योंकि 6 टोटल हैं तो पहले में 2 हो गए, तो अगले के लिए कितने बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब इस बात को मॉडल में देखिए। ये जो पहली आपको लाइन दिखाई दे रही है, वास्तव में ऐसी कोई लाइन नहीं होती। ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऐसा कुछ फिक्स रास्ता नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन यहीं से चक्कर लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकते हैं नाभिक के बाहर, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर से 3 डायमेंशनली, त्रिआयामी रूप से घूम सकते हैं। वह बात इस मॉडल से हम और अच्छे से समझेंगे। पहले इस बात पे इसको सुनिए कि पहला कक्ष यानी कि K, यह 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, 1 और 1 2। दूसरा जो कक्ष है जिसको हमने क्या नाम दिया है L, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको? कौन कौन से हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन? दो ध्यान से देखिए, 1 2 3 और 4। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर से चक्कर लगाते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अंतिम जो कक्ष होता है किसी भी परमाणु का अंतिम कक्ष संयोजी कक्ष कहलाता है। दोबारा सुनिए, अंतिम कक्ष किसी भी परमाणु का संयोजी कक्ष कहलाएगा। तो कार्बन में संयोजी कक्ष कौन सा है? L, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? 4 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यह बेहद इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि किसी परमाणु के अंदर जो भी गुण होते हैं वो सारे के सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा दर्शाए जाते हैं या डिसाइड किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं।
आ जाएगी बात समझ में। अब मैंने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर, नाभिक के बाहर से इस तरह चक्कर लगाते हैं 3 डायमेंशनली। अब आप ध्यान से इस बात को समझिए। देखिए ये सेल है और आप यूं मत सोचिए कि ये है इस तरह गोलाकार ही है, ये ऐसे भी हो सकती है। दिखाई दिया आपको? ये सेल ऐसे भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पे चक्कर लगाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। आ जाएगी बात समझ में। कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर यौगिकों की एक लंबी श्रृंखला बनाता है। कार्बन परमाणु के अंदर एक विशेष गुण होता है जिसके कारण यह अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है और एक लंबी श्रृंखला बनाता है। कार्बन के इस गुण को कैटिनेशन कहा जाता है। हिंदी में इसे श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। दोबारा सुनिए, श्रृंखलन का गुण क्या होता है? कार्बन के साथ ही आबंध बनाकर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाना क्या कहलाता है? श्रृंखलन का गुण, जिसे इंग्लिश में कैटिनेशन कहा जाता है। ये जो गुण है इसमें कार्बन के साथ ही आबंध बनाता है। अब हमें यह बात गहराई से समझनी होगी कि आबंध क्या होते हैं और इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, आबंध क्या होते हैं, यानी किन्हें आबंध कहा जाता है? दूसरा सवाल, कोई भी परमाणु आबंध बनाता ही क्यों है? तीसरा सवाल, कौन कौन से ऐसे परमाणु हैं जो आबंध बना सकते हैं? अंतिम सवाल, आबंध कितने प्रकार के होते हैं और आबंध बनने के बाद किसी परमाणु के या यौगिक के गुणों में क्या अंतर आता है? आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, आबंध क्या होते हैं? किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आबंध कहा जाता है। मान लीजिए दो परमाणु ए और बी हैं, इनके बीच कोई आकर्षण बल काम कर रहा है। इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? आबंध कहा जाता है। किसी भी परमाणु के आबंध बनाने में उसके इलेक्ट्रॉन भागीदार होते हैं। परमाणु के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब ऐसी स्थिति में कौन से इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में मदद करते हैं? केवल और केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में मदद करते हैं। वो क्या होते हैं? किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कार्बन मॉडल में आपने इसे देखा भी था। दोबारा एक बार इस बात को ध्यान से देखिए कि यह मॉडल है हमारे पास, इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं जो आबंध बनाने में कार्बन परमाणु की मदद करने वाले हैं। देखिए ये पहला कक्ष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये अंतिम कक्ष है जो बाहर, जिसे एल लिखा हुआ है, एल। इसमें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और किसके बनाने में मदद करते हैं? आबंध बनाने में मदद करते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी परमाणु आबंध बनाता ही क्यों है? देखिए इस सवाल का सीधा सा जवाब है, प्रत्येक परमाणु यह चाहता है कि उसके अंतिम कक्ष में, यानी कि संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन। इस नियम को अष्टक नियम कहा जाता है। अष्टक नियम क्या है? प्रत्येक परमाणु यह चाहता है कि उसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। और वह कौन सा विन्यास प्राप्त कर ले? उत्कृष्ट गैस विन्यास। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर ले और अक्रिय हो जाए, यानी क्रियाशील ना रहे। दोबारा सुनिए, कोई भी परमाणु आबंध क्यों बनाता है? वह अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, ताकि वह कैसा हो जाए? उत्कृष्ट गैस विन्यास की तरह। उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है? अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना, ताकि अक्रिय हो जाए। परंतु इस गुण के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो अंतिम कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। इस नियम को डुप्लेट रूल कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनमें अष्टक नियम लागू नहीं होता। यानी ये जो परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपने अंतिम कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या बनाते हैं? आबंध बनाते हैं। आ जाएगी बात समझ में? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन कौन से परमाणु आबंध बना सकते हैं?
देखिए, हमारी आपरित सारणी के अंदर जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों के अंतिम कक्ष में यानी संयोजी कक्ष में 1 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जिन परमाणुओं के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन परमाणुओं को आबंध बनाने की जरूरत नहीं होती, यानी वे पहले से ही उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त किए हुए होते हैं। वे परमाणु आबंध नहीं बनाते। तो आपके इस सवाल का जवाब क्या है कि कौन कौन से परमाणु आबंध बनाते हैं? वे सभी परमाणु आबंध बनाते हैं जिनके अंतिम कक्ष में, जिसे आपने क्या कहा था, संयोजी कक्ष, 1 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन हो, वे सभी परमाणु आबंध बनाते हैं। यहां फिर अपवाद की बात आ जाएगी। हीलियम इसका अपवाद है, जिसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वह आबंध नहीं बनाता है। ध्यान रहे, बाकी सभी परमाणु आबंध बनाते हैं, केवल हीलियम ऐसा परमाणु है जिसके अंतिम कक्ष में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वह आबंध नहीं बनाता। इस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यदि किसी परमाणु में एक ही कक्ष हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वह आबंध नहीं बनाएगा। केवल एक ही कक्ष हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वह आबंध नहीं बनाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, हीलियम है। आ जाएगी बात समझ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आबंध कितने प्रकार के होते हैं? आबंध 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आबंध बहुत प्रकार के होते हैं, अगली कक्षाओं में हम जब जाएंगे उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, परंतु मैं यूं कहूं, इस लेसन में हम सिर्फ 2 आबंधों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक आयनिक आबंध और दूसरा सहसंयोजी आबंध। दोबारा ध्यान से सुनिए इस प्रश्न का उत्तर। आबंध कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ज्यादा प्रकार के, परंतु हम क्लास 10वीं के अंदर सिर्फ 2 आयनिक आबंधों की बात करेंगे। पहला आबंध है आयनिक आबंध और दूसरा आबंध है सहसंयोजी आबंध। अब आयनिक आबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं आयनिक आबंध। ऐसे आबंध जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने, उनको आयनिक आबंध कहा जाता है। अब इस बात को एक सामान्य शब्द की तरह भी लें, स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इस बात को समझने के लिए आप यूं सोचिए कि कोई ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है और कोई ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तभी तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले तत्व कौन से होते हैं? धातु। और इलेक्ट्रॉन लेने वाले तत्व कौन से होते हैं? अधातु। तो अब इस परिभाषा को, आयनिक आबंध की परिभाषा को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे आबंध जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने, आयनिक आबंध कहलाते हैं। ऐसे आबंध, या यूं कहिए ऐसे आबंध जो एक धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन देने से, एक अधातु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन लेने से उनके बीच बने हों, उनको हम क्या कहेंगे? आयनिक आबंध कहेंगे। आयनिक आबंध के लिए यह कंपल्सरी कंडीशन है, जरूरी चीज है कि एक धातु हो और एक क्या हो? अधातु हो। आइए इस परिभाषा को पढ़ते हैं। वे आबंध जो इलेक्ट्रॉन के पूर्णतया स्थानांतरण से बने, पूर्णतया स्थानांतरण का मतलब एक कोई भी धातु अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? अधातु को दे दे, तब उनके बीच में जो आकर्षण बल बनता है, उस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? आयनिक आबंध कहा जाता है। आ जाएगी बात समझ में। अब एक बात ध्यान से यहां देने की वो यह है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर, इलेक्ट्रॉन छोड़कर कैसे आयन बनाती हैं? धन आयन बनाती हैं, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज से लिखते हैं। कोई भी अधातु इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाती है? ऋण आयन बनाती है, जिसे हम नेगेटिव से लिखते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि आयन क्या होते हैं? क्या पूछे? आयन क्या होते हैं? आयन ऐसे परमाणुओं को कहते हैं जिनके ऊपर कोई आवेश हो। दोबारा सुनिए मेरी परिभाषा को। आयन क्या होते हैं? आयन वे परमाणु होते हैं जिनके ऊपर क्या हो? आवेश हो। यदि धनावेश है तो धन आयन, ऋण आवेश है तो ऋण आयन। धन आवेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, और ऋण आवेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। वापिस अपनी बात पे आ जाइए कि आयनिक आबंध क्या है? वे आबंध जो इलेक्ट्रॉन के पूर्णतया स्थानांतरण से बने क्या कहलाते हैं? आयनिक आबंध कहलाते हैं। जब आयनिक आबंध बनते हैं तो धातुएं इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं और कैसे आयन बनाती हैं? धन आयन।
अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेकर कैसे आयन बनाती हैं? ऋण आयन। दो आयनों के बीच के आकर्षण बल को भी हम क्या कह सकते हैं? आयनिक आबंध कह सकते हैं। ये आयन कहां से आए? एक धातु से आया, और एक कहां से आया? अधातु से आया। आइए अब इस पूरी बात को एग्जाम्पल के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। देखिए, सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के बीच आयनिक आबंध है। आइए अब इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। सोडियम एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। 11 परमाणु क्रमांक होने का मतलब है कि इसके पास 11 प्रोटॉन हैं, और जब यह उदासीन होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 ही हैं। ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इस तरह होते हैं। पहली कक्षा को K, दूसरी को L और तीसरी को हम क्या लिखते हैं? M से लिखते हैं। आइए अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 17 है। परमाणु क्रमांक 17 होने का मतलब इसमें 17 क्या है? प्रोटॉन, और 17 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन, जो कि इस तरह से भरे हुए होते हैं। पहली सेल यानी K में 2, L में कितने होंगे? 8 और M में कितने होंगे? 7 होंगे। अब थोड़ी देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि कोई भी परमाणु आबंध बनाता ही क्यों है? ताकि उसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8। अब सोचिए कि सोडियम के अंतिम कक्ष में कितने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? यदि यह इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, यदि यह एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यह भी कितने इलेक्ट्रॉन बना सकता है? अंतिम कक्ष में 8 बना सकता है। हम सोडियम के इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखाएंगे, एक डॉट के द्वारा। इस संकेत को लेविस संकेत कहा जाता है। लेविस, हिंदी में भी लेविस ही होता है। लेविस संकेत का मतलब है कि किसी परमाणु के अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को डॉट द्वारा दिखाना। जैसे सोडियम में अंतिम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक डॉट लगा दी। अब हम क्लोरीन का लेविस सिंबल बनाते हैं। क्लोरीन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो हम कितनी डॉट लगाएंगे? 7 डॉट लगाएंगे। यह क्लोरीन का लेविस संकेत है। कैसा संकेत है? लेविस संकेत। इस प्रकार आप अन्य परमाणुओं के लेविस संकेत भी बना सकते हैं। देखिए ध्यान से अब दोबारा इस बात को। सोडियम और क्लोरीन क्या चाहते हैं? कि उनके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये अंतिम वाला क्लोरीन को दे देगा। ठीक है। ऐसा करने के बाद सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, क्योंकि यह धातु है इसलिए इसके ऊपर धन आयन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यह चार्ज कितना आता है? जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ते हो उतना ही आएगा। याद रहे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होते तो 2 आता, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए होते तो 2 नेगेटिव आता। अब ध्यान से समझने की बात यह है कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों अपोजिट आयन हैं, यानी अलग अलग आयन हैं, विपरीत आवेश हैं। इनके बीच अब एक बल काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आवेश अलग अलग हैं। इस बल को हम क्या कहते हैं? आयनिक आबंध कहते हैं। आ जाएगी बात समझ में? इसी प्रकार हम अन्य एग्जाम्पल भी करके देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल करके देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ध्यान से, अब मैं सीधा बड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, 2 8 2, यानी अब अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 2 डॉट लगा देता हूं। यह मैग्नीशियम का कौन सा संकेत बन गया? लेविस संकेत। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 2 और 6। इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कितनी डॉट लगा दूं? 6 डॉट, 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? ऑक्सीजन को दे दे, तो इसके अंतिम कक्ष में भी 8 बच जाएंगे, इसके भी अंतिम कक्ष में 8 हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं? 2। तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना आवेश आएगा? 2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 2। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव। अब ये दोनों आवेश कैसे हैं? विपरीत, ये प्लस और ये माइनस। अब इनके बीच जो आकर्षण बल होगा उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक आबंध कहेंगे। हमारा अगला टॉपिक है आयनिक यौगिक क्या होते हैं।
वे यौगिक जिनमें आयनिक आबंध हों उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। यानी जिनमें आयनिक आबंध होंगे वे यौगिक क्या कहलाएंगे? आयनिक यौगिक। ये सभी आयनिक यौगिक हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके अलावा भी आप अन्य उदाहरण पढ़ सकते हैं बुक से। अब एक बात हमने पढ़ी थी कि यौगिक, आयनिक यौगिक औरों से कैसे अलग हैं, यानी इनमें क्या विशेष गुण हैं जो आयनिक आबंध बनने के बाद आए हैं। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, गलनांक भौतिक प्रकृति। जिन पदार्थों में आयनिक, वे पदार्थ जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी भौतिक प्रकृति अन्य पदार्थों से अलग होती है। कैसे? वे सभी ठोस होते हैं। यानी क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक आबंध जो होता है वो आयंस के बीच में बनता है। दो आयन के बीच में बना आबंध होता है ये, और यह काफी मजबूत होता है। एक दूसरे को बहुत ज्यादा एनर्जी यानी जोर से खींचते हैं एक दूसरे को। इनके बीच लगने वाला बल काफी ज्यादा होता है। इसलिए आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। आ जाएगी बात समझ में। दूसरी बात, यदि कोई पदार्थ आयनिक आबंध लिए हुए है यानी आयनिक यौगिक है तो वह जल में घुलनशील होगा। कैसा होगा? जल में घुलनशील। तभी तो नमक पानी में घुलता है। क्यों? क्योंकि नमक के बीच में कैसे है? नमक में क्या है? आयंस, और आयनिक आबंध है, इसलिए नमक पानी में घुलनशील होता है। तो यहां से दो बातें समझ में आ गई। आयनिक यौगिक ठोस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आयनिक आबंध आयनों के बीच में बनता है जो काफी मजबूत होता है, इसलिए आयनिक यौगिक ठोस होंगे। दूसरी बात, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होंगे। नमक एक आयनिक यौगिक है, इसलिए जल में क्या है? घुलनशील है। तीसरी बात, आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक बहुत ज्यादा उच्च होते हैं, हाई होते हैं। क्यों भाई? गलनांक का क्या मतलब है और क्वथनांक का क्या मतलब है? गलनांक का मतलब है गलने से, यानी ठोस द्रव में बदल जाए, और क्वथनांक का मतलब है द्रव गैस में बदल जाए। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक इसीलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि वो आयनों के बीच बनते हैं, और आयनों के बीच बना आबंध काफी मजबूत होता है। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक बहुत ही ज्यादा उच्च यानी कि हाई होते हैं। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आयनिक यौगिक विद्युत धारा के चालक होते हैं या कुचालक होते हैं? ठीक है, आइए प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत धारा के चालक भी हो सकते हैं और कुचालक भी हो सकते हैं। दोनों बातें हैं। कैसे? आइए डिटेल में समझते हैं। जब कोई भी आयनिक यौगिक बिल्कुल शुद्ध होता है तो उसके परमाणुओं के बीच एक विशेष आकर्षण बल काम करता है। जैसे मान लीजिए यह सोडियम क्लोराइड का एक यौगिक है, इसमें सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक विशेष आकर्षण बल काम कर रहा है, जिसके कारण ये सभी के सभी आयन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी आयन मुक्त नहीं है। ध्यान से दोबारा सुनो, कोई भी पदार्थ तभी चालक होता है जब उसके पास क्या हो? मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन हो। आयन मतलब धन आयन या ऋण आयन। तो कोई आपसे पूछे कोई पदार्थ चालक कब होगा? जब उसके पास फ्री यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन हो। परंतु जब कोई भी आयनिक यौगिक शुद्ध होता है तो तब उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं होते, यानी तब वे क्या होते हैं? कुचालक। तो कोई आपसे पूछे ठोस शुद्ध नमक जिसमें कुछ भी ना मिला हुआ हो, क्या वह चालक होगा या कुचालक होगा? तो आप कहेंगे कुचालक होगा। कारण क्या है? उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। परंतु यदि मैं इस नमक को पिघला लूं या मैं इसमें जल मिला दूं, दोनों ही स्थितियों में यह जो आबंध है यह कमजोर हो जाएगा और सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मुक्त हो जाएंगे। यानी अब फ्री आयन हमारे पास हैं, मुक्त आयन हमारे पास हैं। ऐसी स्थिति में सोडियम क्लोराइड क्या होगा? चालक होगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास क्या है? मुक्त आयन है। दोबारा सुनिए, कोई सोडियम क्लोराइड का यौगिक कब चालक होगा? जब वह शुद्ध है या अशुद्ध है, गला हुआ है या शुद्ध है। जब वह गलित अवस्था में होगा तब वह चालक होगा, तब उसके पास आयन होते हैं। आ जाएगी बात समझ में। इस प्रकार हमने पढ़ा कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं।